नमस्कार, करनॉमिक्स के 5 मिनट की बूस्टर टेक ऑफ सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अक्षिता। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं क्योंकि कल था 5 अगस्त, तो कल राम जन्मभूमि की पूजा स्थापना हो चुकी है। तो इसीलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए, आरपीएससी के लिए, इसके साथ साथ अभी जो आरएएस के इंटरव्यू होने वाले हैं उनके लिए और अन्य एग्ज़ाम्स के लिए। तो एग्ज़ाम्स में इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या अप्रोच हो सकती है, उन सभी को हम देखेंगे राम मंदिर, अयोध्या, सुप्रीम कोर्ट मंदिर, वास्तुकला और न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर को। हाँ जी, इतिहास से लेकर 5 अगस्त 2020 तक का पूरा कवरेज जो है आज की वीडियो में आपको हमारे साथ मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर। आज हम देखेंगे सबसे पहले ये चर्चा में क्यों है, उसके बाद अयोध्या को, इसके इतिहास को, अनुच्छेद 142 और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को भी देखेंगे, मंदिर वास्तुकला को देखेंगे और न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर पे जो ये पूरा प्रदर्शन हुआ है उसको भी देखेंगे और आज के प्रेरणादायी विचार के साथ इसे पूरा करेंगे। चर्चा में इसलिए है क्योंकि कल 5 अगस्त को अयोध्या में दोपहर को 12:44 पर राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अन्य संत, महात्मा और अन्य जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल हुए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अयोध्या को हम यदि देखते हैं तो हमें पता है अयोध्या के बारे में कि अयोध्या भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले का एक नगर है और ये सरयू नदी के तट पर बसा हुआ बहुत ही प्राचीन धार्मिक नगर है। मान्यता ये है कि इस नगर को किसने बसाया था? मनु ने बसाया था और इसे अयोध्या का नाम दिया था, जिसका मतलब होता है अयुद्ध, अयार्थ, यानी जहाँ कभी युद्ध नहीं होता। इसे कौशल प्रदेश भी कहा जाता है। एक्चुअली पौराणिक मान्यता ये है कि अयोध्या में जो सूर्यवंशी या रघुवंशी राजाओं का राज हुआ करता था, जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया था और यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनसांग भी आए थे। तो अयोध्या को हमने देखा, ठीक है, कि अयोध्या को हम समझ पाए। अब ये भूमि पूजन कहाँ हुआ है? अयोध्या में हुआ है। किसका हुआ है? राम जी का हुआ, राम की जन्मभूमि का जो है वो भूमि पूजन हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा इसका इतिहास देख लेते हैं कि ये टॉपिक जो है इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन गया है। हम जाते हैं साल 1528 में। ठीक है, जब मुग़ल बादशाह बाबर के सिपहलासार मीर बाकी ने, कौन? सिपहसालार मीर बाकी ने विवादित जगह जो है जिस पर ये राम मंदिर बन रहा है पर एक मस्जिद का निर्माण कराया था, ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है। ठीक है, कब? 1528 में। ठीक है, जिस पर हिंदू समुदाय ने दावा किया ये जगह तो किसकी है? भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, तो यहाँ तो प्राचीन मंदिर था। हिंदू पक्ष ने ये कहा कि ये जो एक्चुअली है क्या है, ये जो बाबरी मस्जिद बनाई गई थी 1528 के आसपास, उसमें 3 गुंबदें थी और जो इम्पॉर्टेंट और जो मुख्य गुंबद थी, ये कहा गया कि इस मुख्य गुंबद के नीचे भगवान श्री राम का जन्म स्थान था। तो ये जो भूमि है वो किसकी है? राम जी की है, ये कहा गया था। ये बात है 1528 की। उसके बाद हमें पता है अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों का क्या हुआ? ब्रिटिशर्स आए भारत में, ब्रिटिशर्स का शासन जो है बहुत समय तक भारत पे रहा। उसके बाद ये बात है 1853 की। तो अब हम देखेंगे 1853 से जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947, उसके बाद तक 1949 तक। ठीक है, तो हुआ क्या? एक्चुअली 1853 में इस जगह पर के आसपास सबसे पहली बार दंगे हुए। कहाँ पर? इस गुंबद के आसपास, बाबरी मस्जिद के आसपास। और ये कहा गया 1859 में अंग्रेज़ी प्रशासन ने कि ये जो विवादित जगह है उसके आसपास आप बाड़ लगा दीजिए और मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाज़त दे दीजिए। यानी जो अंदर है बाबरी मस्जिद का अंदर का जो पोर्शन है उस पर तो मस्जिद है और मुस्लिम जाके पूजा करेंगे और हिंदू जो है वो मतलब अपना करेंगे और हिंदू जो है वो बाहर चबूतरे पर यहाँ पर जो है अपनी पूजा करेंगे। ये चलता रहा लगभग काफ़ी समय तक, 1949 तक। आपने देखा कि कब तक चलता रहा? 1859 से लेकर 1949 तक, लगभग 90 सालों तक। उसके बाद 23 दिसंबर 1949 को जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई तो हिंदुओं ने ये कहा कि यहाँ तो भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि मूर्तियां रात में चुपचाप रख दी गई हैं। इसमें हुआ क्या कि इसमें चूँकि हम आज़ाद हो चुके थे और 1950 में जो है हमारा जो है वो संविधान जो है वो पारित हो गया था। तो ऐसी स्थिति में
होने वाला था 1949 में, क्योंकि 1950 में हुआ था। तो ऐसी स्थिति में यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने के आदेश दे दिए। लेकिन वहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट कौन थे, वहाँ पर डीएम कलेक्टर साहब कौन थे, के नायर जी, जिनकी भूमिका इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही है। उन्होंने ये कहा कि अगर आप मूर्तियां हटा देते हैं तो यहाँ पर हिंदुओं की भावना भड़क सकती हैं, बहुत ही दंगे हो सकते हैं। तो उन्होंने इस आदेश को पूरा नहीं किया। यूपी सरकार के आदेश को जो है मजिस्ट्रेट साहब ने नहीं माना। तो अपने आप में ये एक बहुत ही अच्छा जो है उदाहरण है सिविल सेवक जो है वो किस तरीके से काम करते हैं उसके लिए। ठीक है, सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर इस पर जो है वो ताला लगवा दिया। ठीक है, कि सरकार ने कहा कि अब ये विवादित ढांचा है। तो आप देखिए कि 1949 में इसमें क्या हो गया, ताला लग गया। उसके बाद साल आया 1950 का। ठीक है, तो 1950 में फैज़ाबाद सिविल कोर्ट, तो सबसे पहले किसकी भूमिका है इसमें, फैज़ाबाद सिविल कोर्ट की। तो फैज़ाबाद सिविल कोर्ट ने 2 अर्जी दाखिल जो है सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल हुई। पहली जो थी उसमें कहा गया कि यहाँ पर रामलला की पूजा की जाएगी, और दूसरी अर्जी में ये कहा गया कि भगवान राम की मूर्ति को नहीं हटाना चाहिए और मूर्ति रखे रहने की इजाज़त जो है उसमें मांगी गई। उसके बाद 1959 में, उसके 9 साल बाद निर्मोही अखाड़ा है और उसने तीसरी अर्जी, ठीक है 3 अर्जियाँ हो गई। पहली कि हम पूजा करते हैं, मूर्ति मत हटाओ, और तीसरी निर्मोही अखाड़े की। उसके बाद समय आता है 1961 का, जिसमें यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है उसने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के पोजेशन और मूर्तियां हटाने की मांग की। उन्होंने कहा जो विवादित ढांचा है, यहाँ पर बाबरी मस्जिद थी तो इस पर बाबरी मस्जिद ही रहनी चाहिए और यहाँ से जो राम जी की मूर्तियाँ हैं वो उठा देनी चाहिए। उसके बाद साल आए 1984 का, 1984 का। वहाँ पर ये कहा गया कि विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में जो विश्व हिंदू परिषद थी उसने एक कमेटी गठित कर दी। उन्होंने कहा कि अब हम इस पर क्या बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे। उसके बाद 1986 आया, जहाँ पर यूसी पांडे की याचिका पर फैज़ाबाद के जिला जज, यहाँ पर क्योंकि ये मामला कहाँ पर है, फैज़ाबाद सिविल कोर्ट में, तो फैज़ाबाद सिविल कोर्ट के सिविल जज थे कौन, के.एम. पांडे। उन्होंने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त देते हुए ढांचे से ताला हटाने के आदेश दे दिया। आपने देखा कि यहाँ पर हुआ क्या था 1949 में, तो क्या हो गया था, ताला लगवा दिया गया था। किसके द्वारा, यूपी सरकार के द्वारा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो जिला मजिस्ट्रेट ने थे उन्होंने यूपी सरकार की बात नहीं मानी, उन्होंने मूर्तियाँ हटाने की बात नहीं मानी। उसके बाद 1986 में, 1949 के बाद सीधे 86 में, देखिए यहाँ पर 1949 के बाद कब, 1986 में इस जो है उस पर फैज़ाबाद किसने ये जो है वो फैसला सुनाया था, फैज़ाबाद के जिला जज ने। उन्होंने कहा था यहाँ से ताला हट जाए, ताला हट गया। उसके बाद बात आती है 6 दिसंबर 1992 की। तो विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। उन्होंने कहा कि अब जो बाबरी मस्जिद थी उसको मतलब जो विवादित ढांचा था उसको गिरा दिया। और देश भर में से हुआ क्या कि सांप्रदायिक जो दंगे हैं वो भड़के, जिसमें 2000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मरे। तो अपने आप में एक बहुत ही जो है वो महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट घटना थी। उसके बाद 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर एक ट्रेन जा रही थी गोधरा, जिसमें आग लगा दी गई और लगभग 59 लोगों की जो है वो मौत हो गई। इस वजह से गुजरात में भी दंगे हुए और वहाँ पर भी 2000 से ज़्यादा लोग 2002 में मरे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये पूरी घटना घटित हुई। उसके बाद 2010 आया तो फैज़ाबाद सिविल कोर्ट था। अब बात आ गई इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, क्योंकि यूपी सरकार का है तो कहाँ पर आएगी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को 3 भागों में बांट दिया। एक दे दिया सुन्नी वक्फ बोर्ड को, एक दे दिया रामलला विराजमान को, एक दे दिया निर्मोही अखाड़ा। क्योंकि हमें पता है कि 3 याचिकाएं जो हैं वो दर्ज की गई थी 3 तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बराबर भागों में बांट दिया गया 2010 में। उसके बाद बारी आती है 2011 में, क्योंकि ये मामला अब हाई कोर्ट से कहाँ पहुँचा, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर क्या कर दिया, रोक लगा दी। उसके बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कोर्ट से बाहर जो है मध्यस्थता बिठाकर, 2017 की बात है ये, है ना, 6 साल के बाद, कि आप इसको भारी क्या कर लो, इस मामले को निपटा लो। लेकिन 2019 तक इसका कुछ नहीं हो पाया। तो 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्रवाई खत्म करने को कहा कि आप 8 सप्ताह में क्या करें, इसकी कार्रवाई खत्म करें। उसके बाद 1 अगस्त 2019 को मध्यस्थता पैनल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसके बाद 2 अगस्त 2000, क्योंकि लगातार कार्रवाई हो रही है,
उसका सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल जो है वो मामले का समाधान निकालने में क्या हुई, विफल हुई है, क्योंकि उसको कितने हफ्ते का टाइम दिया था, यहाँ पर 8 हफ्ते का टाइम दिया, 8 हफ्ते तक कुछ हो नहीं पाया। इसके बाद हुआ क्या, देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर कि नागरिक प्रक्रिया संहिता यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 89 न्यायाधीशों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहती है कि न्यायालय के बाहर विवाद को हल करने के लिए सभी रास्ते यदि समाप्त हो गए हैं तो वो इस मामले पर क्या कर सकती है, कार्यवाही कर सकती है, रोजाना सुनवाई कर सकती है और जो है इस मामले का निपटारा कर सकती है। तो उसके बाद 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले को रोजाना सुनवाई अयोध्या मामले पे क्या हो गई, शुरू हो गई। उसके बाद अक्टूबर 2019 में जो है अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनिश्चित रख दिया। उसके बाद आया 2019 का समय। तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की एक बेंच, उस 5 जजों में कौन थे, रंजन गोगोई जी, और जो कि उस वक्त कौन थे, CJI, ठीक है। उसके बाद ऐसे बोबडे, जस्टिस JY चंद्रचूड़, ठीक है। उसके बाद अशोक भूषण और उसके बाद ऐसे नज़ीर, ठीक है। 5 लोगों की बेंच थी, क्लियर है एकदम। तो 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए लगभग 67 एकड़ भूमि जो है वो ट्रस्ट को हस्तांतरित की जाती है और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ ज़मीन जो है मुहैया कराने की उन्होंने बात कही, ठीक है। अब ये मामला पूरा हो गया यहाँ पर। तो 25 अगस्त 2020 को 28 साल बाद रामलला जो है वो टेंट से निकलकर कहाँ पर आए, फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हो गए और 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, यानी कि कल। इस तरीके से पूरी घटना आपने देखी कि शुरू कहाँ से हुई, 1528 से, और ये पूरी तरीके से किस तरीके से, ये सबसे पहले फैज़ाबाद सिविल कोर्ट में गई, उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में और फाइनली 2020 5 अगस्त को जो है इसका भूमि पूजन हुआ। अब बात आती है, अब ठीक है हो गया, तो ये जो मंदिर बनेगा उसकी वास्तुकला क्या है। कई बार क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि ये जो राम मंदिर बनने जा रहा है वो किस वास्तुकला पर आधारित है, नागर शैली का अनुसरण करेगी। नागर शैली है क्या, देखिए ये उत्तर भारत में पाई जाती है। नागर शब्द जो है वो नगर से बना है, सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, नागर शैली कहा जाता है। और 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में मौजूद जो शासक वंशों ने इसे पर्याप्त संरक्षण जो है दिया था, इसलिए बहुत फली फूली और उत्तर भारत में ज़्यादातर नागर शैली में ही जो है वो मंदिर देखने को मिलते हैं। इसमें होता क्या है, समतल छत से उठता हुआ शिखर होता है, ठीक है, ये शिखर होता है और इसकी प्रधानता इसे अनुप्रस्थिका या उत्थापन समन्वय भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें जो मुख्यतः जो शिखर तक होता है वो चतुष्कोणीय होता है मंदिर का आधार, ठीक है। देखिए इसमें 8 भाग जो है, इस मंदिर को ऊंचाई में जो है 8 भागों में बांटा जा सकता है। देखिए राम मंदिर को यदि हम देखते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं, देखिए मंदिर की 3 शैलियाँ होती हैं बेसिकली, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। तो यहाँ पर जो है नागर शैली जो है उसमें, ये एक्चुअली अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, हम कभी इसको बहुत डिटेल में बात करेंगे। हम अभी राम मंदिर जो बनने जा रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। उसमें होता क्या है, गर्भगृह होता है जिसमें एक छोटा कमरा होता है जब मंदिर में सिद्धांत या देवता का निवास होता है, मंडप होता है और मंदिर के प्रवेश द्वार पर पोर्टिको या हॉल होता है जो आमतौर बड़ी संख्या में लोगों के घर के लिए बनाया जाता है। इसमें एक शिखर होता है, बेहाना होता है। तो यहाँ पर आप राम मंदिर देखेंगे तो कुछ ऐसा ही है। ये लगभग 3 साल में बनाया जाएगा। इसमें 5 गुंबद होंगे और इसमें लगभग 360 पिलर जो है वो इसमें होंगे। इसका जो गर्भगृह होगा जिसमें कि राम जी की जो मूर्ति है वो रखी जाएगी और कल जो स्थापना है वो वहीं, मतलब भूमि पूजन जो हुआ वो वहीं पर हुआ, ठीक है। कुटु मंडप होगा, इसमें नृत्य मंडप होगा, रंग मंडप, और ये जो होता है ना देखिए समतल, उसके बाद यहाँ पर जो है इसका शिखर है, इसमें एक जो है वो झंडा लगाया जाता है और इसके बाद जो है वो इस तरीके से जो है इसकी फिट जो है 161 फिट का ये ऊंचा होगा। इस तरीके से जो है ये होगा। इसमें लगभग सीढ़ियों की चौड़ाई 16 फीट होगी और इस तरीके से जो है ये होगा। इसमें मंदिर जो है, क्योंकि 67 की हमने बात की, तो मंदिर परिसर जो है कुल 57 एकड़ में होगा और मंदिर जो होगा वो कुल 10 एकड़ में होगा ये, ठीक है। नागर शैली में होगा। नागर शैली का हमने बता दिया क्या क्या विशेषताएं होती हैं। गर्भगृह, इधर अंदर ही इसमें परिक्रमा करने का जो है वो भी गृह होगा। ये सारी चीज़ें जो है इसमें होंगी, ठीक है। आगे यदि हम आते हैं तो आगे जो इम्पोर्टेंट है वो है ये जो मंदिर बनाया गया उसमें सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका रही और अनुच्छेद 142 है क्या। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद इसमें 142 को लागू किया है और अनुच्छेद 142 एक क्या कहता है, ये कहता है कि यदि
किसी भी न्याय को करने में न्यायालय बहुत ज़्यादा देरी होती है, तो ऐसी स्थिति में जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, वो अपनी उसका अधिकार है कि वो आदेश दे सकता है, और उसका जो अधिकार है वो पूरे भारत में जो है, उसका जो आदेश है जो वो पूरे भारत के पूरे क्षेत्र में जो है लागू होगा। तो आपने देखा अनुच्छेद 142 की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि वो ये कहता है कि अपने अधिकार क्षेत्र की कवायद में सर्वोच्च न्यायालय इस तरह के डिग्री पारित कर सकता है, यानी इस तरह का आदेश जो है वो पारित कर सकता है, जो किसी भी कारण या मामले में पूर्ण न्यायालय करने से पहले आवश्यक है कि आप इस तरीके से कर लीजिए, पूर्ण न्याय जो है हो जाता है। और ये मुख्यतः इसलिए होता है कि अगर उसको पता चलता है कि बहुत समय तक जो उसके पास मामले क्या हैं, लंबित पड़े हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आधार क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से जो है मंदिर के पक्ष में फैसला दिया, उसका आधार ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सदियों पुराने यात्रा वृत्तांतों को, राजपत्रकों को और किताबों पर भरोसा किया है, और उसी विश्वास का जो है, उसी विश्वास के आधार पर जो है ये कहा है, और ये जो है वो आदेश जो है वो दिया है, जिसमें उसने यूरोपीय यात्रियों जोसेफ टाइफेंथेलर, विलियम फिंच, मॉन्टगोमरी मार्टिन द्वारा उन यात्रा वृत्तांतों को जो है इसमें शामिल किया है। तो आधार क्या रहा है सुप्रीम कोर्ट का, जितने भी पुराने यात्रा वृत्तांत हैं, जिन्होंने कहा है कि यहाँ पर पहले जो है वो मंदिर था, बाद में मस्जिद बना इत्यादि। ठीक है, टाइफेंथेलर की बात करें तो वो 18वीं शताब्दी का एक मिशनरी थे, और 27 वर्षों तक उन्होंने भारत की यात्रा की और भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा। उसी के आधार पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। तो यहाँ पर हम हिस्टोरियोग्राफर सर विलियम फोस्ट्री की बात भी करते हैं, जिन्होंने 1921 में अपनी पुस्तक लिखी थी अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया। ठीक है, 1583 से 1690 के 19 तक की बातें जो इसमें बताई गई हैं। तो इन सारी चीज़ों के आधार पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना फैसला दिया है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर शामिल की गई हैं। ठीक है, अब बात आती है न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर की। ये टॉपिक और ये जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर पर जो है आप देखेंगे यहाँ पर तिरंगे की तस्वीर के साथ राम मंदिर का जो एक ढांचा है, कैसा बनेगा राम मंदिर, उसको और राम जी को जो है यहाँ पर प्रदर्शित, भगवान श्री राम को जो है उसकी जो प्रतिमा है यहाँ पर प्रदर्शित की गई। इसके साथ साथ जय श्री राम का गूंज भी जो है यहाँ पर होता रहा था। देखिए, राम मंदिर के तिरंगे और चित्रों को न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित टाइम्स स्क्वायर में प्रदर्शित किया गया, और अमेरिका में भारतीय कितनी सफल नहीं है इसको बताता है। ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड का मूवमेंट था। टाइम्स स्क्वायर की बात करते हैं। टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क शहर के मिड टाउन मैनहेटन इलाके में अवस्थित एक महत्वपूर्ण सड़क चौराहा है, जो कि न्यूयॉर्क का एक अति प्रसिद्ध वाणिज्यिक मनोरंजन पर्यटन केंद्र भी है। तो आप समझ पाए कितना इम्पोर्टेंट है और भारत की दृष्टि से। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो इस मोटिवेशनल कोट के साथ हम इसे पूरा करते हैं, और राम मंदिर से रिलेटेड जो भी कवरेज है वो हमने यहाँ पर दिखाई है, जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है यहाँ से बन सकते हैं वो हमने यहाँ पर आपके लिए शामिल किए हैं। देखिए, सफलता बार बार और छोटे छोटे दिन के छोटे प्रयासों का योग है। तो यदि आज आपने इस वीडियो को देख लिया, राम मंदिर के पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ लिया, तो कल को यदि इंटरव्यू में या क्वेश्चन कहीं भी 142 को लेकर पूछा जाता है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को लेकर पूछा जाता है, तो आप इजीली बता सकते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रयास ही आपको सफलता दिलाते हैं। तो आप आज आपने जो भी चैप्टर पढ़ा, जो भी काम किया, उसमें आप सफल हो गए, तो आप ज़रूर एक दिन सफल हो जाएंगे। तो सुझाव यही है कि दिन के अंत में अपने पूरे दिन के कार्य का जो है विश्लेषण करें कि आपने पूरे दिन में क्या क्या किया, कितनी सफलता आपने प्राप्त की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।